नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। आज हम बात करेंगे बीए भाग 3 हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी के अर्वाचीन रचनाकार डॉक्टर सत्यभामा आडिल के नैतिक शिक्षा और ग्रामीण जागरण पर केंद्रित पाठ सीख सीख के गोठ पर। इस पाठ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की कहावतों से युवा वर्ग को परिचित कराने के साथ साथ ग्रामीण जागरण भी है। इस पाठ में बताया गया है कि गांव के जो अनुभवी वृद्धजन होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनको हम सियान कहते हैं, इनके द्वारा प्रदत्त सीख के माध्यम से हम किस तरह जीवन की समस्याओं, जीवन की परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, उन कठिनाइयों का हल ढूंढ सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमें सीख देने के लिए हमारे सियान क्लासरूम लेक्चर जैसा कोई आयोजन नहीं करते। ये बात करते करते ही ऐसी कोई बात कर जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यदि इस पर हम ध्यान दें तो कई बार जब हम कुछ उलझनों में पड़ जाते हैं, ये सीख हमें रास्ता सुलझा देते हैं। इस तरह से इन सीखों के माध्यम से हम अनेक उलझनों को सहजता से सुलझा सकते हैं। ये सीख होते क्या हैं? ये होते हैं हाना, जिसको हिंदी में कहावत कहा जाता है। ये कहावतें मुहावरों की तरह वाक्यांश न होकर संपूर्ण कथन होती हैं, इसलिए हम इसको जल्दी नहीं भूलते और इसका प्रभाव हमारे मानस पटल पर बहुत समय तक बना रहता है। दिखने में तो ये कहावतें बहुत सीधी लगती हैं, बहुत सरल लगती है, बहुत आसान लगती हैं, किंतु बहुत ही पैनी होती हैं और अर्थ से भरी हुई होती हैं। यही कारण है कि जब इन हाना का, कहावतों का हम मौके पर प्रयोग करते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि कहने वाला अधरोष्ठो हंसता रह जाता है और सुनने वाला तिलमिला उठता है। फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपनी स्थिति को और भी अधिक उपहासास्पद बना लेना हो जाता है। छत्तीसगढ़ में जो कहावतें प्रचलित हैं, सीख सीख के गोठ में उन्हीं कहावतों को प्रमुखता से लिया गया है। इन कहावतों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे ज्ञान से संबंधित कहावत होता है, शिक्षा से संबंधित कहावत है, उपदेश से संबंधित कहावत है, नीति से संबंधित कहावत है, उपहास से, व्यंग से, व्यापार व्यवसाय संबंधों से संबंधित कहावत है, दृष्टांत से संबंधित कहावत है और समाज और जाति पर केंद्रित कहावतें भी छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं। ये सारी कहावतें हमारे दैनिक कार्य व्यापार से जुड़ी रहती हैं। जैसे बेटी के ऊपर माँ का बड़ा स्नेह रहता है, तो कई बार बेटी के मोह में सास अपने दामाद को घर जमाई बनकर रहने के लिए तैयार कर लेती है। कुछ समय के बाद में संबंधों में कटुता आने लगती है और वही सास जो आग्रह पूर्वक दामाद को घर जमाई बनकर रहने के लिए बाध्य करती है, वही अब उसे घर से निकालने के लिए आतुर उठती है। तो इस पर छत्तीसगढ़ी में एक खाना कहा जाता है, आज हवे दमान बाबू काली कहा कही, आज हवे दमान बाबू काली कहा कही, और पीठ में लात देके सास सेड़ देगी।
आज तो दमान बाबू कर रही हैं सास, और कल कहा सुनी होगा तो घर से निकाल देंगी। ये बहुत बड़ी सीख है घर जमाई बनकर रहने वाले दामादों के लिए। यही कारण है कि जब हम ये कहावत जिनको हम हाना कहते हैं, इनको अच्छे से गुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो फिर इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में उस समय करते हैं जब हम कठिनाई में पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि इन कहावतों के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष को आसानी से जाना जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। आप सभी जानते हैं कि इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, और खेती यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। इस व्यवसाय की श्रेष्ठता और जुआ का जो खेल होता है उसकी निकृष्टता को प्रतिपादित करने के लिए हमारे यहाँ के जो सियान हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो एक खाना बोलते हैं, खेती धन के नाश जब खेले गुसैया ताश। अर्थात जब घर का मुखिया खेती न करके खेती बाड़ी के समय, खेती करने के समय ताश खेलने लग जाए, जुआ खेलने में मस्त हो जाए, तो क्या होगा? खेती की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा और फिर खेती का नाश हो जाएगा। इसलिए मुखिया को जुआ आदि व्यसनों में न पड़कर खेती किसानी करने की ओर ध्यान देना चाहिए। अब लगने को तो बहुत सीधी सी बात लग रही है ये, लेकिन इस 2 पंक्ति की हाना में कितना गूढ़ सत्य और सीख छिपा हुआ है। कैसे जुआ एक व्यसन है, और कैसा व्यसन है? जो विनाश के वृक्ष की जड़ है। जुआ में हारने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और दांव पर दांव लगाते चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर जो जीतने वाला व्यक्ति है वह भी मद में अंधा होकर तरह तरह की चाल चलता है और फिर तरह तरह के फायदे उठाने लगता है। इस तरह धुत क्रीड़ा, जिसको ताश या जुआ या फिर पासा का खेल हम कह सकते हैं, इसमें दोनों ही पक्ष के लोगों, जीतने वाले और हारने वाले, दोनों ही पक्ष के लोगों का नुकसान होता है। दोनों ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। अतः कम से कम उन दिनों जब खेती बाड़ी का काम चल रहा हो, ताश या जुआ नहीं खेलना चाहिए, बल्कि अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। यही तो है नैतिक जागरण। जरूरत है इस तरह की सीख को आत्मसात करने की। महाभारत की कथा में भी आप जानते हैं कि पांडव और कौरव के बीच में यही जुआ खेला गया और उसका परिणाम महाभारत का युद्ध था। तो जिस वजह से किसी तरह की परेशानी आ सकती है उसे दूर कर देना उचित है। और उसे दूर कैसे कर सकते हैं? इस तरह के हाना को मनन करके, इस तरह के हाना से सीख लेकर। इसी तरह से खेती से जुड़ी हुई ही एक और कहावत है, खातू परे तो खेती, नहीं तो नदिया के रेती। यानी खेती पूरा ध्यान लगाकर करना चाहिए, तभी तो कुछ उपजेगा और कुछ मिलेगा। और नहीं तो जो खेत की माटी है वो नदिया के रेत की तरह भुरभुरा कर रह जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी और उससे किसी भी तरह का अनाज हम ले नहीं पाएंगे। और कहा भी जाता है, खेती अपन सेती, अर्थात अच्छी उपज लेनी हो तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हम मेहनत करेंगे, यदि हम समय देंगे, यदि हम श्रम करेंगे, यदि हम ध्यान देंगे,
तो खेती में बहुत सा अनाज हम उपजा सकते हैं। और इस काम को यदि नौकर चाकर से हमें करवाना ही पड़ जाए तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इनकी देखभाल के लिए रखे जाने वाला नौकर विश्वसनीय हो, ईमानदार हो। कहा गया है कि जब बोवे धान तब देख के रखे बान। अर्थात यदि नौकर चाकर बेईमान रहे, धान बोने के समय जिनको रखा गया है देखभाल के लिए, यदि वो बेईमान हुए, ईमानदार नहीं हुए, तो मौसम की मार से तो अनाज बच भी जाएगा। इन बेईमान नौकरों के कारण हमारा अनाज नहीं बच पाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं गलत काम करते रहते हैं, कोई भी काम को करने में हमारा ध्यान नहीं रहता है, कुछ भी उटपटांग काम करते रहते हैं और काम बिगड़ जाता है तो अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं, अपने कर्म को दोष देने लगते हैं। यह नहीं देखते कि हम गलती कर रहे हैं। ऐसे समय में इस भाव को व्यक्त करते हुए जो हाना कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, वो है चलनी में दूध दुहै और करमला दोष देवै। अर्थात चलनी में जब आप दूध दुहेंगे तो दूध का तो निथर जाना तय है, वो बचेगा तो नहीं। चलनी से दूध दुहने पर जब दूध निथर जाएगा तो हम क्या कहते हैं, मेरे भाग्य में दूध था ही नहीं। काम हम गलत कर रहे हैं, काम हम उटपटांग कर रहे हैं और दोष किससे दे रहे हैं, भाग्य को। तो अपनी गलती को स्वीकार न कर ऐसी स्थिति में जब हम कहते हैं कि यह भाग्य में नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, इस तरह के हाना का प्रयोग किया जाता है। अच्छे भाग्य के लिए अच्छा कार्य, सही कार्य तो आपको करना ही होगा। इसी तरह हम समाज में रहते हैं और यहाँ तरह तरह के लोग मिलते हैं। जैसे कुछ लोग अपने काम के समय हमारे पास दौड़ दौड़ कर आते हैं और आत्मीयता दिखाकर हमारे ही घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, हमारे साथ बहुत मधुर संबंध बनाकर चलते हैं जब तक उनका काम है। किंतु जैसे ही हमारे काम का समय आता है, जब तक उनका मतलब है तब तक बहुत आत्मीय रहते हैं, किंतु जैसे ही हम पर कोई अड़चन आता है, हमारे काम का समय आता है, वो हमारे आसपास भी नहीं दिखाई देते, टरक देते हैं। उनके लिए खाना छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, खाए के बेरा हरक दे और बूता के बेरा टरक दे। यानी जब तक खाना पीना करना है तब तक हमारे आसपास रहेंगे और जैसे ही हमारा काम आएगा वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाएंगे, हमसे दूर चले जाएंगे। तो समाज में आपसी संबंधों को बनाकर रखना जरूरी है, क्योंकि समाज में हम चार लोगों के बीच रहते हैं। ऐसे समय में हमको बहुत सारी बातों का, बहुत सारी मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना बुलाए जो मेहमान या पहुना अथवा अतिथि हमारे घर आता है, हम उसका मान नहीं कर पाते या लोग उसका मान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बिना बुलाए आया है। उसे जैसा आदर मिलना चाहिए वैसा आदर नहीं मिलेगा, उसे जैसा मान मिलना चाहिए वैसा मान नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में एक खाना प्रचलित है, बिन आदर के पहुना बिन आदर घर जाए, बिन आदर के पहुना बिन आदर घर जाए, गोड़ धोए परछी माँ बैठे सूरा बरोबर खाए। यानी उसे मेजबान अपने घर के भीतर आने के लिए भी नहीं बोलेगा, पैर धुला देगा और परछी में ही बिठा के खिला देगा। जो यथोचित मान सम्मान आदर एक पहुना को मिलना चाहिए, एक मेहमान को मिलना चाहिए, वो उस स्थिति में उसे प्राप्त नहीं होगा जब वो बिना बुलाए उस घर में चला जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम मर्यादापूर्ण आचरण समाज में करते चलें।
समाज में अपने व्यवहार को सबके बीच रहने लायक बनाकर चले, संभल कर चले। सियान लोग जो बात कह रहे हैं उसको गुने समझे, ध्यान नहीं देंगे तो अनादर तो होगा ही, अपमान तो होगा ही। तो इसके लिए एक और हाना प्रचलित है, पर तिरिया के मुख झन देखे, पर तिरिया के मुख झन देखे और फूटे बंधुआ के पानी झन पिए। अर्थात पराई स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए और फूटे बांध का पानी नहीं पीना चाहिए, दोनों ही नुकसानदेह है। यदि पराई स्त्री को आप देखते हैं, उस पर आपकी नीयत खराब होती है, तो वह मर्यादा विरुद्ध आचरण है और उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ठीक उसी तरह यदि फूटे बांध का हम पानी पीते हैं तो हमारी सेहत खराब होगी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बड़ी संपदा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए हमें मर्यादापूर्ण आचरण करना चाहिए। रामचरितमानस जो हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह ग्रंथ भी तो हमें यही सीख देता है। इससे बड़ा उदाहरण हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। समृद्ध और वैभवशाली स्वर्ण जटित लंका का स्वामी रावण, जो स्वयं बहुत ज्ञानी था, जो स्वयं बहुत विद्वान था, सिर्फ इसलिए अपने वैभव से और अपने जान से हाथ धो बैठा क्योंकि उसने पराई स्त्री पर अपनी नीयत खराब कर ली थी। तो इस तरह की जो हाना है, इस तरह की जो कहावत है, वो हमें नैतिक शिक्षा देते हैं। हमें समाज में किस ढंग से रहना चाहिए, इस बात की शिक्षा देते हैं। और ये शिक्षा हमें कैसे मिलती है? अपने सियान लोगों के गोठ से, उनकी बात से। और वो कहते भी हैं, गांठ बांध कर रख लो इस बात को। गांठ बांध कर रखना का मतलब क्या है? ध्यान देना। उन बातों पर हमें ध्यान देते चलना चाहिए, समझदारी का परिचय देना चाहिए। ऐसे ही कहा जाता है कि गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। गुरु सोच समझ कर बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु यदि अच्छा हुआ तो शिष्य का भविष्य संवर जाता है, और गुरु यदि श्रेष्ठ नहीं हुआ तो शिष्य का भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो गुरु जब भी बनाए, सोच समझ कर बनाए, जान कर बनाए कि वो कैसा है, गुरु बनाने योग्य है अथवा नहीं है। और पानी जब भी पिए, छान कर पिए, क्योंकि अशुद्ध पानी अगर हम पी लेंगे तो फिर वही हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो गुरु बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु ज्ञानी हो। कबीर ने भी कहा है ना, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। यदि किसी अंधे ने अंधे को गुरु बना लिया तो एक अंधा दूसरे अंधे को ठेलेगा और दोनों के दोनों कहाँ जाकर गिरेंगे? कुएं में। तो गुरु बनाते समय हमें अपने ज्ञान चक्षु को खुला रखना चाहिए। और इसी से मिलता जुलता एक और हाना जो आपके पाठ्य विषय में है, अढ़ा वैद्य परान घातक, यानी अज्ञानी वैद्य चिकित्सक प्राण लेने वाला होता है। इसलिए जब कभी भी आप इलाज करवाएं तो सही वैद्य से आपको इलाज कराना चाहिए। अब आते हैं कुछ रिश्तों पर। माता और संतान, इसका रिश्ता संसार में सबसे अधिक पवित्र और प्यार भरा रिश्ता माना जाता है। माँ जो होती है वो अपनी संतान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसे यह भी नहीं पता चलता कि वो गलत काम कर रही है। जैसे रामचरितमानस में माता कैकेयी ने अपनी संतान भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए श्री राम को वनवास दिला दिया।
यह अलग बात है कि इस कथा के पीछे बहुत गहन और गूढ़ उद्देश्य छिपा हुआ है, लेकिन प्रकट में देखने पर तो यही लगता है कि माता अपनी संतान के प्रति अंधा प्रेम करती है। यह तो सत्य है कि माँ का अपने संतान पर बहुत अधिक प्रेम होता है, और यही ममतामयी माँ जब अपनी संतान को खाना परोसती है तो अपनी पूरी ममता को उड़ेल कर रख देती है। अतिशय प्रेम के कारण संतान का पेट भर जाता है तो भी उसे परोसते चली जाती है, और संतान को भी माँ के परोसने से इतना सुख मिलता रहता है कि वो खाता जाता है। तो इस पर एक खाना है, संतान तृप्त होते तक खाता है यदि माँ परोसती है। इस पर एक खाना है, क्या? महतारी के परसे और मेघा के बरसे। जैसे बादलों की वर्षा पर कोई बंधन नहीं होता, वो तब तक बरसता रहता है जब तक प्राणी मात्र तृप्त नहीं हो जाता, ठीक वैसे ही माता तब तक परोसती रहती है जब बच्चा तृप्त नहीं हो जाता। तो महतारी के परसे और मेघा के बरसे, ऐसा कहा जाता है। एक और गुड़ बात, मनुष्य जब अपने घर में रहता है तो उसे किसी भी तरह का संकोच और शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर पे है। अपने घर में रहते समय उसे कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा चाहे वैसा रह सकता है, जैसा चाहे वो खा पी सकता है। तो इस पर एक खाना चलता है छत्तीसगढ़ में, एक खाना बहुत अधिक प्रसिद्ध है। क्या? आज के बासी काल के भात। आज के बासी काल के भात, अपन घर में का के लाज। यदि बासी भोजन भी हम अपने घर में कर रहे हैं तो उसमें संकोच कैसा? ठीक थोड़ी देंगे, अन्न का अपमान थोड़ी करेंगे। अपने घर में हम बासी भात भी खा सकते हैं। मेहमान बनकर दूसरे घर में जाते हैं तो मेजबान की जिम्मेदारी हो जाती है भांति भांति प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाना, लेकिन अपने घर में तो हमको मितव्ययता का परिचय देना है, क्योंकि भरे कुआं का जल भी बहुत लंबे समय तक रोज रोज बैठकर पीने से नहीं चल सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि आज के बासी काल के भात, अपन घर में का के लाज। इसी तरह इसी से लगभग जुड़ा हुआ एक खाना आपके पाठ्य विषय में है कि कमाना कमियां आसन और रहना राजा आसन। यह भी बहुत बड़ा सीख देता है। काम के समय नौकर की तरह डट कर लग कर काम करना चाहिए, और फिर राजा के समान शान से रहना चाहिए। हम काम कितना मन लगाकर कर रहे हैं यह हमें पता होना चाहिए, और हम किस तरह से शान से राजा की तरह रह रहे हैं यह लोगों को पता चलना चाहिए। संसार में भांति भांति प्रकार के स्वभाव वाली स्त्रियां रहती हैं। कुछ स्त्रियां अपने अच्छे आदत, व्यवहार और स्वभाव के कारण घर को स्वर्ग बना देती है, तो कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका बुरा आचरण दिन भर घर में लड़ाई झगड़ा करवाता रहता है, और इस तरह से वो घर को नरक बना देती हैं। यदि ऐसी स्त्रियों का घर में वर्चस्व है या उनके अनुसार वो घर चलता है तो कहा जाता है जेखर घर डौकी सियान तेखर मरे बिहान, या जेखर घर डौकी सियान तेखर घर नहीं कटे बिहान। अर्थात घर में यदि ऐसी स्त्री का सियानी चलता है, वर्चस्व चलता है, ऐसी स्त्री की बात का मान रखा जाता है, ऐसी स्त्री को महत्व दिया जाता है, तो फिर दिन काटे नहीं कटता। इसलिए ऐसी स्त्रियों को इस तरह के हाना को सुनकर अपनी आदत को सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। यह बहुत बड़ी सीख इस हाना के माध्यम से ऐसी स्त्रियों को दी जा रही है।
अब देखिए, संतान की उचित परवरिश, धान पान को फलने फूलने लायक बनाने, परिवार और कुटुंब में प्रेम व्यवहार को बनाए रखने और अच्छा लाभदायक खेती और किसानी करने के लिए बहुत सी उक्तियाँ समाज में प्रचलित हैं। इनमें से एक उक्ति देखिए, तेल फूल माँ लइका बाढ़े, पानी में बाढ़े धान। तेल फूल माँ लइका बाढ़े, पानी में बाढ़े धान, और खान पान माँ सगा कुटुंब। खान पान माँ सगा कुटुंब, कर में न बाढ़े किसान। अर्थात तेल फूल की मालिश करने पर संतान बलवान होती है, अच्छा पानी पलोने से खेती किसानी अच्छा होता है, धान की पैदावार अच्छा होती है, अच्छा खिलाने पिलाने यानी आवभगत करने से सगा कुटुंब का मान बढ़ता है और प्रेम व्यवहार बना रहता है, और कर्जा के लेकर यदि खेती किसानी की जाती है तो फिर वो किसान कभी भी फल फूल नहीं पाता। तो इस तरह बहुत ही अधिक गूढ़ भाव को यह हाना अपने भीतर समेटे हुए है। समाज में इस तरह के बहुत से हाना प्रचलित हैं, और अंत में जिस तरह का स्वभाव आजकल दिखाई देता है समाज में, उस स्वभाव से संबंधित एक हाना का उल्लेख कर सत्यभामा आडिल अपने सीख सीख के गोठ पाठ के गांठ को बांध देती है। हाना है, जी हाँ गुड़ रहे थे यहाँ चाटा झूम थे। अर्थात गुड़ के रहते तक चाटा उसके आसपास रहता है, यह तय है। जब तक आपके पास प्रसिद्धि है लोग आपके आसपास रहेंगे, जब तक आपके पास वैभव है लोग आपके पास रहेंगे, जब तक आप समर्थ हैं लोग आपके पास रहेंगे, जब तक आपके पास पद है प्रतिष्ठा है तब तक लोग आपके आसपास रहेंगे, और उसके बाद आपसे दूर हो जाएंगे। अर्थात संबंधों की नींव मतलब पर टिकी हुई है। जब तक मतलब है तब तक संबंध बनाए जाते हैं, और उसके बाद मतलब खत्म होते ही संबंध तोड़ दिए जाते हैं। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की हमारी संस्कृति में बात बात में सीख देने की परंपरा है, और ये सीख हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें लोकोक्ति के माध्यम से दे रहे हैं। और ये जो लोकोक्तियां हैं ये केवल सीख नहीं देती, बल्कि ये मनुष्य की भाषाई आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। जनसाधारण की बुद्धि को अपेक्षाकृत अधिक गहराई से प्रभावित करती हैं। इनकी ताजगी हमेशा हर काल देश और वातावरण में बना रहता है। जैसे एक हाना मैं आपको बताना चाहूँगी, राजा के अगाड़ी और घोड़ा के पिछाड़ी, ये हाना है। इसका मतलब यह है कि सर्वशक्ति संपन्न के आगे और घोड़ा के पीछे मत चलो, क्योंकि सर्वशक्ति संपन्न जो व्यक्ति है वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है, और घोड़ा चलते चलते कभी भी दुलत्ती लगा सकता है। इसलिए जी हुजूरी करने से बचिए। यदि इस हाना पर लोग ध्यान देते हैं तो यह समझते हैं कि प्राप्ति का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। सर्वशक्तिमान के सामने जी हुजूरी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यह जो हाना है ये तब से लेकर आज तक हमारे समाज में प्रभावशाली है, अपना असर बनाए हुए है और समान रूप से समादृत है। इसका प्रभाव हर आयु हर वर्ग के व्यक्ति पर समान रूप से
पड़ता है। यही कारण है कि बात बात में अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए, लोगों में अच्छे संस्कार भरने के लिए इस तरह का हाना का प्रयोग हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सियान समय समय पर करते रहते हैं। यह सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों में एक लय है, एक आनंद है, हमारे खेत खलिहानों की सोंधी महक है, जो लोगों को अत्यंत रुचिकर लगता है, अत्यंत भाता है। इस तरह सीख सीख के गोठ एक उद्देश्यपूर्ण गद्य रचना है, जिसमें बड़े बुजुर्गों द्वारा प्रदत्त सीख की उपयोगिता और महत्व को दर्शाया गया है। यह सीख मुहावरों और लोकोक्तियों के रूप में समाज को उनके द्वारा प्रदत्त की जाती है। चूँकि ये समाज की अमूल्य धरोहर है, अतः इनका प्रयोग बुद्धि चातुर्य के साथ करते हुए, सोच समझकर करते हुए, प्रसंग के अनुकूल करते हुए, आवश्यकता अनुसार करते हुए हम समाज में अपना उचित स्थान आरक्षित कर सकते हैं। तो अंत में संझा होगे, रांधे पसाए के बेरा होगे। राम राम। धन्यवाद।